हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5। ठीक, उदाहरण नंबर 7। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 7, 8, 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 7 दिया गया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हमें 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि 3 से विभाज्य हों और उनकी संख्या हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। अध्याय 5 में दिया गया है समांतर श्रेणी, तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, बस 2 मिनट। देखिए यहाँ पे यदि आपके पास संख्याएं दी गई हो, संख्याओं की एक श्रेणी आपके पास दी गई हो, 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से आगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए 2 में हमने 2 जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ, 4 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब 6 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 6 2 8 प्राप्त होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 8 2 10 प्राप्त होगा। और तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे संख्याओं में कैसे सीरीज चल रही है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पहला ये क्या है, प्रत्येक यहाँ पे पद कहलाता है। तो पहला पद में हम 2 जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, दूसरा पद में 2 जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार से आगे। और जब संख्याओं की ऐसी श्रेणी दी गई हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, मतलब कि एपी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक एपी बना रही है। समांतर श्रेणी, ये संख्याओं की श्रेणी एक समांतर श्रेणी बना रही है। अब चलिए थोड़ा इनको हम व्यापक रूप से तुलना करें। यदि पहले को हम A1 पद मान लें, दूसरे को A2 मान लें, तीसरा को A3 पद मान लें, ठीक, इसी तरह से चौथे पद को A4 मान लें, इसी प्रकार से आगे। अब देखिए, अब जब ऐसी श्रेणी में जो एक निश्चित संख्या, यहाँ पे देखिए 2 2 2 2, इसका मतलब कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो इस निश्चित संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी का, समांतर श्रेणी में क्या बोलते हैं, सार्वंतर, डी बोलते हैं। ये कैसे आया देखिए, यदि श्रेणी A1 A2 A3 डॉट डॉट इसी तरह से अनंत तक, मान लीजिए n पद है, इसमें an तक चल रही है, तो यह एक एपी है। जहां प्रथम पद A1 को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और इसको हम लोग सिंपल ए से दर्शाते हैं। तथा अब देखिए A2, यदि दूसरे पद में हम पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, तो जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, मतलब सबका अंतर क्या है, समान है। और इसे हम एपी में कैसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग एपी में, सार्वंतर, मतलब इसको किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि श्रेणी का हमें पहला पद प्राप्त हो गया और सार्वंतर प्राप्त हो गया। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो, तब एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट, इसी तरह से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। अब इसको समझते हैं कैसे आया। देखिए अगर प्रथम पद को हम ए मान लेते हैं और सार्वंतर यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, जो समान संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, क्या है, डी है। ठीक, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। देखिए ए में मतलब 2 में हम डी जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 4 प्राप्त होगा, यानी कि A2 का मान क्या होगा, ए प्लस डी। इसी तरह से A3 क्या होगा, अब ए प्लस डी में हम डी जोड़ेंगे, इन 2 का मान क्या है, डी है, तो ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सिंगल एक डी है। यहाँ पे देखिए A3, तीसरा पद क्या है, A3 है, तो जब 3 है तो एक कम करके डी के साथ लिखेंगे, तो देखिए 2d है, मतलब ए प्लस 2d। इसी तरह से चौथा पद, यहाँ 4 है तो एक कम करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, 3d हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इस एपी में कितने पद हों, मान लीजिए an पद हों, तो nवां पद क्या होगा, nवां पद हो जाएगा आपका ए, देखिए ए तो ए रहेगा प्लस 3, 3 कैसे आया, 4 में से 1 घटाने पर, उसी तरह से n में से हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इतना प्राप्त होगा, और डी है तो यहाँ पे लग जाएगा डी। इस तरह से an का मान क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ nवां पद अर्थात an बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों आपको यह सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से। यदि समझ नहीं आया होगा तो जैसे भी आपको याद रखना है, चाहे रट के याद कीजिए चाहे जैसे कीजिए, लेकिन आपको इसको याद रखना है। प्रश्नावली 5.2 इसी सूत्र पे पूरी की पूरी आधारित है। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 हल करते हैं। देखिए क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्याएं देखते हैं क्या क्या हैं। देखिए आप संख्या लिखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 10 आएगा, 10 के बाद डाट डाट, इसी तरह से मान लीजिए 99 आएगा, 99 का 100 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 अंकों की बात की जा रही है और 1 से लेकर 9 तक कितने अंकों की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। 10 में देखिए 1 अंक 2 अंक, 2 अंक हैं, और इसी तरह से कहाँ तक जाएगी, 99 तक। यदि हम 100 लेते हैं तो 100 में देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो जाएगा। तो मतलब हमें 100 नहीं लेना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, 10 से लेकर 99 के बीच में लेना है। अब ऐसी संख्याएं लेना है जो 3 से विभाज्य हो, मतलब 3 के पहाड़ा में आती हों। तो हम देखेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक कितना आता है 12, 3 बचे 15, 3 छक 18, इसी तरह से डाट डाट 99 तक के अंदर लेना है। तो 99 हम देखेंगे 3 से कटता है या नहीं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 99 3 से कट जाएगा, तो इस तरह से 99 हो जाएगा। तो इतनी संख्याएं जो हैं 12 से लेकर 99 के बीच में, 12 15 18, ठीक, तो फिर 21 आ जाएगा। तो इस तरह से ये संख्याएं क्या है, 3 से विभाज्य हैं। अब इनका हम तो इन्हें हम यहाँ पे अब लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं, अब इनको हम हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल, हम लिख देंगे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की श्रेणी या सूची है। देखिए हम लिख देंगे कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची क्या है। जैसे 3 से हमने देखा कि 2 अंकों वाली संख्या लिखनी है, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 12 से। 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, ठीक, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, इसी तरह से डाट डाट 99 भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमने ये संख्याएं लिख ली। अब इन संख्याओं को हम देख रहे हैं कि ये एपी में है, क्योंकि एक लगातार क्रम में आगे बढ़ रही है। जैसे 12 में 3 जोड़ने पर 15 मिला, 15 में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त हुआ। तो ऐसी जब संख्याओं की सूची हमें दी गई हो तो ये क्या बनाती हैं, एपी बनाती हैं। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम कि यह एक एपी है, यह एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक, अब जब समांतर श्रेणी है तो इसका ए पहला पद क्या होगा, ए बराबर पहला प्रथम पद को हम पहला पद बोलते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12, ए बराबर 12। और डी बराबर क्या होगा, अब देखिए डी बराबर दूसरे पद में हम पहले पद को घटाते हैं। देखिए दूसरे पद में A2 में हम A1 को घटाएंगे, या फिर A3 में A2 को घटाइए। तो हम 15 में 12 को घटाएंगे यदि, तो क्या आएगा, 15 में 12 घटाइए, 15 माइनस 12, तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार से आप 18 में 15 घटा सकते हैं, तो 18 में 15 आप माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह से डी का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ अंतिम पद क्या है, 99 है, और अंतिम पद को हम लोग समांतर श्रेणी में अंतिम पद को क्या मानते हैं, एनवां पद। ठीक, तो इस प्रकार से हमें एन बराबर तथा एन बराबर हमें दिया गया है 99। अब ये कौन सा पद है हमें नहीं पता है, तो हम मान लीजिए कि इस श्रेणी में कुल एन पद हैं और एनवां पद क्या है, 99 है। अब हम लोग आगे लिखेंगे। देखिए चूंकि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पे अभी हमने ज्ञात किया था। तो इस प्रकार से एन का मान क्या दिया गया है, 99 दिया गया है, इसलिए हम इस यहाँ पे 99 लिखेंगे। अब ए का मान कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, जहाँ एन क्या है, कुल पदों की संख्या। यहाँ पे कुल कितने पद हैं हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम एन माइनस 1 लिख दिए। अब डी का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग, क्या है 99 और 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक, 99 में 12 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे 7 आ गया, 9 में 1 घटाएंगे 8 आ गया, हो गया 87, एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक,
अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या आ जाएगा, क्या दिया गया है 87 बराबर n-1 इंटू डी। यहाँ पे 3 गुणा में है, 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, अब कितना बचेगा 2 बच गया, यहाँ पे हम चिपका देंगे 27 हो जाएगा, तो 3 नमा क्या हो जाएगा 27। इस प्रकार से कितना आ गया 29/1 मतलब 29, 29 बराबर क्या हो गया n-1। ठीक, अब एक माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से 29 + 1 हो जाएगा बराबर n। तो कितना हो जाएगा 29 1 30 बराबर n, मतलब n का मान कितना आ गया 30 आ गया। जहाँ n क्या है कुल पदों की संख्या है, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से, इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं 30 पद आ रहे हैं। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, हम लिख देंगे अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 7 समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, 2 अंकों वाली जितनी संख्याएं हैं 3 से विभाज्य संख्या उन्हें हमें लेना है। उनका प्रथम पद देख रहे हैं 12 है, सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे, और n-वां पद हमें 99 दिया गया है। अब an का फार्मूला लगा के हम यहाँ से n ज्ञात कर सकते हैं जो कि कुल पदों की संख्या है। इस प्रकार से 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की संख्याएं हमें पता चल जाएंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे स्पीड से अब पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 8 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए, आइए हम लोग उदाहरण नंबर 8 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या दिया गया है, एक एपी समांतर श्रेणी हमें दी गई है, क्या है 10 7 4 डॉट डॉट -62। इस तरह से इसमें पद दिए गए हैं और बोला गया है कि अंतिम पद से 13वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना होना चाहिए कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं। देखिए 10 एक पद हो गया, 7 दूसरा पद हो गया, 4 तीसरा पद हो गया। इसी तरह से अंतिम पद हमें दिया गया है और बीच में डॉट डॉट है। तो हमें पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसके लिए। देखिए हम लोग लिखेंगे हल, क्या दिया गया है हमें, हम लिख देंगे दिया है क्या दिया गया है हमें, एक एपी दी गई है, मतलब समांतर श्रेणी हमें दी गई है, क्या है 10 7 4, इसी तरह से डॉट डॉट कितना दिया गया है -62। ठीक, तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, हम लिख देंगे यहाँ समांतर श्रेणी का ए मतलब पहला पद क्या दिया गया है 10, तो हम लिखेंगे ए बराबर 10। ठीक, और डी सार्वंतर क्या होता है, हम जानते हैं एपी का सार्वंतर दूसरे पद में, इसके लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो 7 में 10 घटाएंगे क्या आएगा, 7 में 10 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -3। इसी प्रकार से, या फिर 4 में आप 7 घटा सकते हैं, 4 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। तो इस तरह से डी का मान क्या आ गया -3 आ गया। ठीक, अब आगे क्या दिया गया है, इसी तरह से इस समांतर श्रेणी में डॉट डॉट अंतिम पद क्या दिया गया है -62, और अंतिम पद को हम मान लेते हैं कि क्या है n-वां पद an। ठीक, जैसे a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, इसी तरह से डॉट डॉट n पद, तो an हो गया, an का मान क्या दिया गया है हमें -62, तो हम लिखेंगे तथा an बराबर -62 दिया गया है। अब चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, तो हम लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अभी हमने इसको ज्ञात किया था। तो an का मान क्या दिया गया है -62, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -62 बराबर a का मान क्या दिया गया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस n का मान कितना दिया गया है, n का मान हमें नहीं पता है कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो हम इसी को लिखेंगे n-1 इंटू डी का मान क्या है -3, लिखेंगे -3। अब इसको हल करेंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा। तो देखिए क्या है -62, 10 को इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी का मान क्या है -3। अब इसको हम माइनस करेंगे, दो संख्याएं माइनस में हो तो जुड़ती हैं, इस तरह से 62 + 10 कितना हो जाएगा 72, और माइनस का चिन्ह लगेगा, -72 हो गया बराबर n-1 इंटू n-1 इंटू -3।
अब देखिए -3 यहाँ पे है, -3 को जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में -3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे जो कट रहा है हम काट देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हुआ, 1 बच गया, यहाँ पे चिपका दिया हमने, 12 हो गया, 3 चौक क्या होगा 12, इस तरह से हो गया 24 आ गया, 24/1 मतलब 24। तो 24 बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, n-1। अब -1 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर n बचा, 24 1 25, 25 बराबर n, इसका मतलब n बराबर क्या हो गया 25। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 25। इस प्रकार से इस एपी में कुल कितने पद हैं, 25 पद हैं। हमें पता चलेगा कि कुल कितने पद हैं, 25 पद हैं। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें उदाहरण 8 में बोला गया है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम पद से इस साइड से 11वां पद ज्ञात करना होता तो हम उसके लिए सूत्र फॉलो कर देते, लगा देते, लेकिन ये बोला गया है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद से। देखिए अब अंतिम पद से क्या हो जाएगा, अब ए हम इसको मानेंगे, ए मानेंगे पहला पद, तो ए क्या है, ए बराबर -62 है। ठीक, अब अंतिम पद से डी बराबर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए जैसे आप यहाँ से लीजिए, यदि आप इस साइड से काउंट करते हैं तो मतलब लगातार 2 पद क्या आ रहे हैं, 4 और 7 आ रहे हैं। इस साइड से हम काउंट करेंगे तो अब 4 में 7 घटाइए, 4 में 7 घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड से लगातार 2 पद क्या है, 4 और 7। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो 7 में 4 घटाएंगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, यदि हम इस साइड से काउंट करेंगे एपी को, इस साइड से हम पदों की संख्या लेंगे तो डी का मान क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन जब इस साइड से हम पदों की संख्या गिनेंगे, A1 A2 A3 इस तरह से, तब डी का मान क्या आएगा, +3 आएगा। मतलब माइनस है तो प्लस हो जाता है। इतना सा आपको याद रखना है कि शुरू पद से यदि डी का मान माइनस है तो अंतिम पद से डी का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे, तो डी का मान क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा अंतिम पद से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, A11, मतलब 11वां पद को A11 लिखेंगे, A11 हमें ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इस n के जगह पर हमें क्या लेना है, 11 लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए A11 बराबर a का मान क्या दिया गया है हमें, पहले एक बार लिख लेते हैं, n का मान क्या है 11, तो हम लिखेंगे 11 - 1, 11 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डी। अब इनका हम मान रखेंगे, A11 बराबर a का मान क्या दिया गया हमें, अंतिम पद से -62, तो लिखेंगे -62 प्लस 10 और डी का मान क्या है, 3 है। अब इसको हल करेंगे हम तो हमें A11 पता चल जाएगा, -62 प्लस 10 × 30। अब A11 बराबर क्या हो जाएगा, -62 में 30 हम जोड़ेंगे या फिर -62 में 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से अंतिम पद से 11वां पद क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। यहाँ पे 11वां पद क्या होगा, -32 होगा। तो हम लिख देंगे अतः एपी का अंतिम पद से दी गई एपी का, ठीक, अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, -32 होगा। लिख देंगे -32 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपको हल करना है, आपको एग्जाम में विधिवत ऐसे लिखना है इसी फॉर्मेट में। अब चलिए उदाहरण नंबर 9 देखेंगे, हमें क्या दिया गया है। आइए अब उदाहरण नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, बोला गया है कि रुपये 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए, मतलब ब्याज की हमें गणना करनी है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, मतलब समांतर श्रेणी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलित कीजिए, मतलब 30 वर्षों के अंत में हमें ब्याज की गणना करनी है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए हम लिखेंगे हल क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है।
दिया है। यहाँ पे कुल रुपए कितना दिया गया है 1000। उदाहरण नंबर 9 में देखिए बोला गया है कि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे हम जमा करते हैं, निवेश करते हैं। तो ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की हमें गणना करनी है, और यदि ये ब्याज एपी बना रहे हों, मतलब समांतर श्रेणी बना रहे हों, तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज की हमें गणना करनी है। तो चलिए हल करेंगे। यहाँ पे दिया है, लिख देंगे मूलधन। मूलधन मतलब अभी मूलधन हमारे पास कितना है 1000 रुपये है, 1000 रुपये। ठीक, अब देखिए दर क्या है 8% है, तो लिखेंगे 8% दर दिया गया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, अब इसका साधारण ब्याज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए साधारण, चूंकि हम लिख देंगे साधारण ब्याज, अब हमें यदि मूलधन दिया हो गया हो, दर दिया गया हो, तो साधारण ब्याज क्या होगा, चूंकि साधारण ब्याज बराबर होता है, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इतना आपको फार्मूला इसको याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसको हल करेंगे आगे। इसलिए अब बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए, तो हम लिख देंगे इसलिए पहले वर्ष के अंत में ब्याज, पहले वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन का मान कितना दिया गया है 1000, हम लिखेंगे 1000 गुणे दर कितना है 8%, गुणे समय क्या है, पहले वर्ष के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए समय क्या लिखेंगे 1 बटा कितना है 100 है। अब इसको हल करेंगे। देखिए नीचे से 1 0 1 0, नीचे से 2 0 कट गया, ऊपर से 2 0 हम काट देंगे, तो कितना आ गया 8 1 कम 8, 8 में 10 का गुणा करेंगे 8 दाम 80 रुपये आ गया। मतलब पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा, जब मूलधन 1000 दिया गया हो, दर 8% दिया गया हो, तो ब्याज कितना होगा 80 रुपये होगा। अब इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का निकालेंगे हम। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, वही प्रक्रिया मूलधन गुणे दर गुणे समय अभी क्या है दूसरा वर्ष है, तो लिखेंगे 2 बटा 100। अब इसको हल कीजिए, नीचे से 2 0 ऊपर से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया 8 दूना 16, 16 में 10 का गुणा करेंगे 160 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से आप तीसरे वर्ष का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, अभी क्या है तीसरा वर्ष है, तो समय क्या लेंगे 3 बटा 100। अब नीचे से 2 0 ऊपर से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया 8 3 24, 24 में 10 का गुणा करेंगे 240 रुपये आ जाएगा। अब इन संख्याओं को जो ब्याज पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हुआ है, इनको मान लीजिए यदि हम एक श्रेणी में लिखते हैं, ठीक, श्रेणी में हम लिखते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 80 160 240, 160 240। इसी प्रकार से हमें 30 वर्षों तक ज्ञान करना है, तो इसी तरह से आप चौथे वर्ष का निकालेंगे, 5वें वर्ष का, इसी तरह से डाट डाट। ठीक, आगे तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है। देखिए 80 में हमें क्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 160, 80 जोड़ने पर, 80 में हम 80 जोड़ेंगे तो 160 मिलेगा, 160 में हम जब 80 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 240 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि आगे आने वाली प्रत्येक संख्या अपनी पहले संख्या में 80 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। और जब इस प्रकार संख्याओं की श्रेणी दी गई हो, सीरीज दी गई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी। तो हम लिख देंगे यह एक एपी है, यह एक, यहाँ संख्याओं की जो श्रेणी है एपी बना रही है, तो लिख देंगे यह एक एपी है। और जब एपी है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, पहला पद ही प्रथम पद होता है, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 80, प्रथम पद क्या हो जाएगा ए बराबर 80। अब डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में, अगले वाले पद में हम पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 160 में हम 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। या इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 240 में 160 घटा सकते हैं, 240 में 160 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। इस तरह से डी का मान क्या आ गया, सार्वंतर 80 आ गया। अब हम लिख देंगे आगे, देखिए अब हम लिखेंगे कि चूंकि
हम जानते हैं ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, और हमें कितना 30 वर्षों तक ज्ञात करना है, मतलब यंग का मान कितना दिया है 30, टोटल नंबर 30 दिया गया है, मतलब हमें ए 30 ज्ञात करना है। इसलिए लिख देंगे ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस यंग के जगह पर 30 लिखेंगे, 30 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 30 में 1 घटाएंगे 29 डी आ जाएगा। तो इस तरह से ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। अब यहाँ पे ए और डी का हम मान रखेंगे, तो चलिए अब मान रखेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया गया है 80 प्लस 29 और डी का मान कितना दिया गया है 80 दिया गया है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इस प्रकार से ए 30 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ए 30 बराबर आ जाएगा, इसको हल करेंगे 80 प्लस 29 का गुणा करेंगे 80 में, तो 1 जीरो है तो 1 जीरो हो गया, 8 9 72 के 2, 7 बच गया, 8 दूना 16, 16 7 हो जाएगा 23। इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0, 8 2 कितना होगा 10 की 0, 1 बच गया, 3 1 4 हो जाएगा और आ गया 2 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया 2400 रुपये। तो हम लिख देंगे अतः ये 30वां पद है, मतलब 30 वर्षों का ब्याज, तो लिख देंगे 30 वर्षों के अंत में ब्याज, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये, मतलब 2400 रुपये होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 9 समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें जो दिया गया है लिख देना है, मूलधन 1000 है, दर 8% है, साधारण ब्याज का सूत्र ये होता है, पहले वर्ष का हम ब्याज निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, इसी तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। इनको अब श्रेणी में हम रखेंगे इन ब्याज की दर को, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एपी बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, यहाँ से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। अब हमें 30 वर्षों के अंत में बोला गया है, तो 30 वर्ष का हम साधारण ब्याज हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 पढ़ेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या दिया गया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि इसी तरह से आगे। और बोला गया है कि इस क्यारी के अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, हमें बतानी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फूलों की एक क्यारी है, ठीक, और इस क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, ठीक, और दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इसी तरह से बहुत सारी पंक्तियां हैं, इत्यादि का मतलब और अधिक पंक्तियां हैं। और अंतिम पंक्ति का हमें मान दे दिया गया है, बोला गया है कि अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए हम लिख देंगे हल, लिखेंगे पहली पंक्ति में फूलों की संख्या, मतलब एक क्यारी की पहली पंक्ति में फूलों की संख्या क्या दी गई है, बराबर हमें 23 दिया गया है कि फूल एक क्या पहली पंक्ति में फूलों की संख्या कितनी है 23 गुलाब। अब इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में फूलों की संख्या कितनी है 21 है, तो लिख देंगे 21, तथा तीसरी पंक्ति में फूलों की संख्या कितनी है 19 है, ठीक, इसी तरह से आगे। और हमें दे दिया गया है, अब चौथा पांचवा का मान नहीं दिया गया है, अंतिम का मान दे दिया गया है। अंतिम पंक्ति में फूलों की संख्या हमें कितनी दी गई है 5 दी गई है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, अंतिम पंक्ति दे दी गई है, तो पंक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम मान लेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए इनका हम श्रेणी एक बनाते हैं, श्रेणी। देखिए इन संख्याओं को, यदि फूलों की संख्याओं को हम श्रेणी के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 23, 21, 19, इसी तरह से डॉट डॉट
और अंतिम पंक्ति में कितने फुल हैं 5, तो हम लिख देंगे 5। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्याओं की एक श्रेणी है और जिसका पहला पद क्या है 23 है, दूसरा पद 21 है, तीसरा पद 29 है, इसी तरह से डॉट डॉट 5वां। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 23 में हमने यहाँ पे क्या किया कि 23 से 21 आ गया, तो क्या किया -2 किया। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे 21 से अगला पद क्या आ गया 19 आ गया, तो 21 में हम क्या घटाएंगे कि 19 आ जाए, ये 29 नहीं है आपका 19 है, 19 है, ठीक। तो 21 में हमने क्या किया 2 माइनस किया, तो क्या हमें प्राप्त हो गया 19 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगली संख्या जो प्राप्त हो रही है वो -2 मतलब 2 कम करने पर हमें प्राप्त हो रही है, ठीक। तो इस तरह से जब ऐसी संख्याओं की श्रेणी दी गई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम लिख देंगे यह, इसलिए यह एपी एक, यह जो संख्याओं की श्रेणी है एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब जब यह समांतर श्रेणी है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए क्या होता है प्रथम पद क्या है 23, तो ए बराबर 23 हो जाएगा। डी क्या होता है सारबंतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो क्या है 21 में 23 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। या फिर आप इसके आगे के पद को तीसरे पद में दूसरे पद को घटा सकते हैं, तो 19 में 21 घटाएंगे, 19 में 21 घटाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा -2। तो इस तरह से डी का मान हमें प्राप्त हो गया -2 आ गया। अब अंतिम पद हमें क्या दिया गया है 5 दिया गया है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे A1 पद, A2 पद, A3 पद, इसी तरह से डॉट डॉट AN पद है, कुल कितना है AN पद है। तो A1 हम लिख देंगे तथा AN बराबर हमें क्या दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे, हम लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। अब AN का मान, AN क्या है मान लीजिए nवां पद है, तो हमने कितना लिया है यहाँ पे 5, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी हम मान रख देंगे A का मान क्या है 23, तो A के जगह पर हम लिख देंगे 23, ठीक, प्लस N माइनस 1, N क्या है कुल पंक्तियों की संख्या, डी क्या है यहाँ पे सारवांतर, मेरा -2 प्राप्त हुआ है तो हम लिख देंगे -2। अब इसको आप हल करेंगे तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 23 को देखिए इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 23 हो जाएगा, बराबर N माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -2 है। अब इसको हल करेंगे 23 में 5 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, बराबर N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए गुणा में है -2 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा बटा में होगा, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 नमा कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार से 9/1 मतलब 9 बराबर आ गया N माइनस 1। अब -1 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से 10 बराबर N मतलब N बराबर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक। N का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 10। अब हम लिख देंगे आगे, देखिए अब बोला गया है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हम लिख देंगे अतः क्यारी में फूलों की कुल कितनी 10 मान आ गया, 10 पंक्तियां हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोला गया था कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि कुल पंक्तियों की कितनी संख्या है 10 है, ठीक। तो आई होप बच्चों इस तरह से उदाहरण नंबर 7, 8, 9, 10 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर आप अवश्य बताएं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।